यह कहानी है शॉशैंक जेल में रहने वाले कैदियों की। इस जेल के बारे में एक खास बात है कि आज तक इस जेल से कोई भी कैदी बचकर भाग नहीं पाया। मूवी की शुरुआत में हमें एंडी नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि एक बहुत बड़ी बैंक का मैनेजर है, जिस पर कोर्ट में ट्रायल चल रहा होता है। उस पर इल्जाम है कि उसने अपनी वाइफ और उसके लवर की गोली मारकर हत्या कर दी। एंडी कोर्ट को बताता है कि उसने उन दोनों को मारने के लिए गन जरूर खरीदी थी, लेकिन उसने उनका मर्डर नहीं किया। प्रोसिक्यूटर कहता है लेकिन सीसीटीवी में तुम उनके घर के बाहर दिख रहे हो। एंडी बताता है कि उस रात मैंने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी और मैं उन दोनों को मारने के लिए गया भी था, लेकिन वो दोनों पार्टी करने के लिए बाहर गए हुए थे। मैंने काफी देर तक उनके आने का इंतजार किया और तब तक मेरा नशा उतर गया था। मुझे एहसास हो गया था कि मैं गलती करने जा रहा हूँ, इसलिए मैंने गन को नदी में फेंक दिया और वहाँ से लौट आया। इस पर प्रोसिक्यूटर कहता है लेकिन पुलिस ने 3 दिन तक उस नदी की तलाशी ली, उन्हें तो वहाँ पर कुछ नहीं मिला। इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए जज एंडी गुफ्रेन को आजीवन कैद की सजा सुनाता है। इस फैसले से एंडी बहुत ज्यादा निराश हो जाता है। एंडी को बाकी कैदियों के साथ शॉशैंक जेल में लाया जाता है। यहाँ के नियम कानून बहुत ही ज्यादा सख्त होते हैं। अगर कोई गलती करता है तो उसे बुरे तरीके से पीटा जाता है। एंडी यहाँ पर किसी और से कोई बात नहीं करता और अधिकतर अकेले रहना ही पसंद करता है। एक दिन वह यहाँ पर रेड नाम के एक बंदे से मिलता है, जिसको इस जेल में रहते हुए करीब 20 साल गुजर चुके हैं। एंडी ने इसके बारे में सुना था कि यह बंदा बाहर से कोई भी चीज जेल के अंदर मंगवा सकता है। एंडी उससे कहता है कि उसे एक छोटी हथौड़ी और कुछ पत्थर चाहिए। रेड एंडी से पूछता है कि कहीं तुम उस हथौड़ी से सुरंग तो नहीं खोदने वाले हो? अगर तुम ऐसा करने वाले हो तो तुम्हारी मेहनत बेकार जाने वाली है। पहले भी कई लोगों ने ऐसा करने का प्रयास किया, लेकिन आज तक कोई भी सफल नहीं हो पाया। इस पर एंडी कहता है कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। दरअसल मुझे पत्थर तराशने का शौक है और जब वह हथौड़ी आ जाएगी तो तुम खुद ही समझ जाओगे। जब वो दोनों बातें कर रहे थे तो 3 कैदियों की एंडी पर नजर थी। रेड उसे बताता है कि उन तीनों लोगों से जरा संभल कर रहना, वो तुम्हारा शारीरिक शोषण करना चाहते हैं। एंडी रेड से कहता है अगर मैं उन्हें बता देता हूँ कि मैं उस टाइप का बंदा नहीं हूँ तो फिर? रेड कहता है इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तुम थोड़ा संभल कर रहना और अकेले मत रहना। कुछ दिन बाद रेड एंडी के लिए हथौड़ी मंगवा देता है। जब वह उस हथौड़ी को देखता है तो वह मन ही मन मुस्कुराता है और सोचता है कि इससे तो जेल में सुरंग बनाने में 600 साल लग जाएंगे। वह एक बूढ़े लाइब्रेरियन के जरिए हथौड़ी को एंडी तक पहुंचा देता है। अब एक दिन वो 3 लोग एंडी को पकड़ लेते हैं, जिनकी काफी दिनों से उस पर गंदी नजर थी, और उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। लेकिन वह जमकर उनका मुकाबला करता है, जिससे उसको काफी चोट भी लग जाती है। और यह सिलसिला अगले कई सालों तक यूं ही चलता रहता है और वह खामोशी से सब सहता रहता है। एक दिन जेल की छत की मरम्मत के लिए एंडी और उसके साथी कैदियों को चुना जाता है, जिनमें रेड भी होता है। ये सभी छत को रिपेयर करने में जुट जाते हैं। तभी इन कैदियों का इंचार्ज, जिसका नाम हेडली होता है, वह अपने साथियों से कहता है कि मेरे भाई ने मेरे लिए $30,000 छोड़े हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि आधे से ज्यादा पैसा तो सरकार को टैक्स भरने में चला जाएगा। एंडी उनकी बातों को सुन रहा होता है। वह उस ऑफिसर के पास आता है और उसे कहता है क्या तुम्हें अपनी वाइफ पर भरोसा है? यह सुनकर हेडली को गुस्सा आ जाता है। वह एंडी को पकड़कर छत के किनारे पर ले आता है और उसे नीचे गिराने ही वाला होता है कि तभी एंडी उससे कहता है कि अगर तुम्हें अपनी वाइफ पर भरोसा है तो तुम इस पैसे को उसके नाम पर ट्रांसफर कर सकते हो। गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से आप अपने जीवन में अपनी वाइफ को $60,000 का गिफ्ट कर सकते हो, जिस पर कोई टैक्स नहीं लगता। लेकिन इस काम के लिए तुम्हें एक वकील की जरूरत पड़ेगी, जो तुमसे इस काम के लिए कई सारे डॉलर चार्ज कर लेगा, लेकिन मैं तुम्हारा यह काम फ्री में कर दूंगा। बस तुम मेरे साथियों को खुली छत पर 3-3 बियर पिला देना। अगले दिन हम इन सबको छत पर बियर पीते हुए देखते हैं। इसका मतलब यह था कि एंडी ने हेडली का काम कर दिया था। एक दिन जेल में सभी कैदी फिल्म देख रहे होते हैं। तभी एंडी रेड से कहता है कि यह मेरी फेवरेट हीरोइन है, क्या तुम मेरे लिए इसका एक बड़ा सा पोस्टर मंगवा सकते हो? इस पर रेड कहता है ठीक है, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। जब एंडी वहां से बाहर आता है तो वो 3 लोग उसे फिर से पकड़ लेते हैं, लेकिन एंडी उनके बॉस पर हमला कर देता है, जिससे उन लोगों को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो लोग उसे इतना पीटते हैं कि एंडी को 1 महीने के लिए हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। लेकिन जब इस बात का पता ऑफिसर हेडली को चलता है तो वह
उनके बॉस को इतना मारता है कि उसे हमेशा के लिए अपंग बना देता है। अब एक दिन इस जेल का जेलर एंडी के सेल में तलाशी लेने के लिए आता है। दरअसल तलाशी लेना तो बस एक बहाना था, वह तो एंडी से मिलना चाहता था क्योंकि हेडली ने उसके बारे में काफी तारीफ करी थी कि एंडी ने उसके $30,000 पर कोई टैक्स नहीं लगने दिया। जेलर उसके सेल की दीवारों पर बड़े बड़े पोस्टर देखता है और कहता है कि वैसे तो मेरी जेल में ये सब अलाउ नहीं है, लेकिन कभी कभी इनको नजरअंदाज किया जा सकता है। इस घटना के कुछ दिन बाद जेलर एंडी को अपने ऑफिस में बुलवाता है और उसे कपड़े धोने के काम से हटाकर असिस्टेंट लाइब्रेरियन नियुक्त कर देता है। बूढ़ा लाइब्रेरियन एंडी को लाइब्रेरी का काम समझाता है, जो पिछले कई सालों से इस लाइब्रेरी को संभाल रहा था। अब एंडी यहाँ पर काम करने लग जाता है, साथ ही वह यहाँ के ऑफिसर्स की ITR भी भरने लगता है। इससे वह यहाँ पर थोड़े ही समय में काफी फेमस हो जाता है, जिससे उसका काम और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए वह अपने दोस्त रेड को अपना हेल्पर बना लेता है और इस तरीके से काफी समय यूं ही गुजरता चला जाता है। एक दिन बूढ़ा लाइब्रेरियन एक कैदी की गर्दन पर चाकू लगा देता है क्योंकि सरकार ने उसकी सजा को माफ कर दिया था, लेकिन वह इस जेल से बाहर नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसने अपनी जिंदगी के लगभग 50 साल इस जेल में बिताए थे और अब यही उसका घर था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह बाहर जाकर क्या करेगा, इसलिए उसने सोचा कि अगर वह किसी को मार देगा तो उसकी सजा बढ़ जाएगी। लेकिन एंडी और रेड के काफी समझाने के बाद बूढ़ा लाइब्रेरियन उस आदमी को छोड़ देता है। जेल से छूटने के बाद बूढ़े लाइब्रेरियन को बहुत अजीब लगता है। पिछले 50 सालों में दुनिया पूरे तरीके से बदल चुकी थी। सरकार के द्वारा उसको रहने के लिए एक अपार्टमेंट और एक नौकरी भी दिलवाई जाती है, लेकिन वह बाहर की दुनिया में एडजस्ट नहीं कर पा रहा था और वह अपना जीवन समाप्त कर लेता है। इस घटना के बाद एक दिन जेलर एक अनाउंसमेंट करता है कि अब से कैदियों को जेल से बाहर काम करने के लिए ले जाया जाएगा। इससे कैदी खुश हो जाते हैं क्योंकि अब उन्हें बाहर की हवा में सांस लेने का मौका मिलेगा। लेकिन इस काम से सबसे ज्यादा फायदा जेलर को होता है। इस काम के जरिए वह काफी सारे पैसे बनाने लगता है, लेकिन वो सब ब्लैक मनी होता है। इस ब्लैक मनी को व्हाइट करने का काम एंडी करता है। एक दिन रेड एंडी से पूछता है कि तुम जेलर का पैसा ब्लैक से व्हाइट करके कितने दिन तक उसे गवर्नमेंट की नजरों से बचा सकते हो। एक ना एक दिन तो वह पकड़ में आ ही जाएगा। तब एंडी उसे बताता है कि मैंने जेलर के काम में एक पार्टनर बनाया है और सारे पैसे उसी के नाम पर हैं। लेकिन कमाल की बात तो यह है कि वह पार्टनर केवल कागजों में है, असल जिंदगी में उसका कोई वजूद ही नहीं है। जब पुलिस को पता चलेगा तो वो एक ऐसे आदमी को ढूंढ रहे होंगे जो सिर्फ कागजों में होगा लेकिन हकीकत में नहीं। इस बात को सुनकर रेड काफी इम्प्रेस हो जाता है। एक दिन इस जेल में एक नया कैदी आता है जिसका नाम टॉमी विलियम्स होता है। दिखने में वह काफी यंग होता है, लेकिन फिर भी चोरियों के इल्जाम में वह कई जेलों की हवा खा चुका था। टॉमी यहाँ पर एंडी से मिलता है, जिसकी बातों से वह बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाता है। एक दिन टॉमी रेड से पूछता है कि एंडी इतना इंटेलिजेंट है, लेकिन वह इस जेल में कैसे आया। इस पर रेड उसे बताता है कि उसे अपनी वाइफ और उसके लवर की गोली मारकर हत्या करने के जुर्म में यहाँ लाया गया था। इससे पहले वह एक बहुत बड़े बैंक का मैनेजर हुआ करता था। यह सुनकर टॉमी शॉक्ड हो जाता है। वह रेड और एंडी को बताता है कि एक बार वह जेल में एक कैदी से मिला था जिसने उसे बताया कि एक दिन वह एक घर में चोरी करने गया था, लेकिन तभी उस घर के ऑनर वहां आ गए थे और उसे चोरी करते हुए देख लिया था। इसलिए उसने उन दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। लेकिन सुबह उसे पता चला कि वो दोनों पति पत्नी नहीं थे। वह लेडी एक बहुत बड़े बैंकर की वाइफ थी जो अपने लवर के साथ थी और उस बैंकर को उसकी वाइफ और उसके लवर के मर्डर के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया था। ये सब जानने के बाद एंडी जेलर के पास जाता है और उसे पूरी बात बताता है, लेकिन जेलर जानबूझकर उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता क्योंकि एंडी ही एकमात्र ऐसा बंदा था जो उसके ब्लैक मनी को व्हाइट करने का काम करता था और वह उसके सारे राज भी जानता था। जब जेलर एंडी की बात पर यकीन नहीं करता तो वह इनडायरेक्टली जेलर को धमकी देता है कि वह उसके ब्लैक मनी के बारे में किसी को नहीं बताएगा। यह सुनते ही जेलर आग बबूला हो जाता है। वह एंडी को 1 महीने के लिए काल कोठरी में डलवा देता है और वह टॉमी को गोली मारकर मरवा देता है क्योंकि उसकी गवाही से एंडी छूट सकता था। जब एंडी काल कोठरी से बाहर आता है तो वह रेड से पूछता है कि तुम बाहर कब निकलोगे। रेड कहता है
शायद तब जब मैं बहुत बूढ़ा हो जाऊंगा। एंडी कहता है कि जब मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा तो मैं मैक्सिको जाऊंगा, वहाँ के बीच पर एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोलूंगा और कुछ बोट्स भी रखूंगा जिनमें मैं टूरिस्ट को घुमाया करूंगा। लेकिन इन सब कामों को मैनेज करने के लिए मुझे एक आदमी की जरूरत पड़ेगी। एंडी का इशारा रेड की तरफ होता है और अब एंडी यहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाते जाते वह रेड से कहता है कि अगर तुम कभी यहाँ से बाहर निकलो तो मेरा एक छोटा सा काम कर देना। एंडी उसे एक जगह के बारे में बताता है और कहता है कि उस जगह पर जाना, वहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ होगा और उस पेड़ के पास पत्थर की दीवार है। इस पेड़ के नीचे ही मैंने अपनी वाइफ को प्रपोज किया था। उस दीवार में एक अलग सा पत्थर है जिसके नीचे कुछ दबा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ जाओ और उसे देखो। इतना कहकर एंडी यहाँ से चला जाता है। लंच टाइम पर सब लोग एंडी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वह आजकल कुछ ज्यादा ही खामोश रहने लगा है, किसी से कोई बात नहीं करता है। तभी उनमें से एक कैदी कहता है कि आज तो उसने मुझसे एक रस्सी भी मांगी थी। यह सुनकर रेड सोच में पड़ जाता है कि कहीं एंडी कुछ गलत तो नहीं करने वाला है। वहीं दूसरी तरफ हम एंडी को देखते हैं जो कि जेलर के साथ काम कर रहा होता है। हमेशा की तरह ही वह जेलर के सीक्रेट दस्तावेजों को उसकी तिजोरी में रखता है। जेलर उसको अपने कपड़े और जूते देता है और कहता है कि कल सुबह तक ये चमक जाने चाहिए। इसके बाद रात हो जाती है और सभी कैदी सो जाते हैं, लेकिन रेड को नींद नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में बार बार एंडी का ख्याल आ रहा था। अब सुबह होते ही सभी सेल के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। सभी कैदी काउंटिंग के लिए अपने अपने सेल के बाहर खड़े हो जाते हैं। रेड की नजर एंडी के दरवाजे पर होती है, लेकिन काफी देर बाद भी जब वह बाहर नहीं आता तो एक गार्ड गुस्से में एंडी के सेल की तरफ जाता है। लेकिन जब वह सेल के अंदर झांक कर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि एंडी सेल के अंदर से गायब था। वहीं दूसरी तरफ हम जेलर को देखते हैं। जब वह जूते पहनने के लिए डब्बा खोलता है तो उसके भी होश उड़ जाते हैं क्योंकि बॉक्स के अंदर उसके जूते नहीं थे बल्कि एंडी के पुराने जूते थे। तभी उसे पता चलता है कि एंडी अपने सेल में नहीं है। वह एंडी के सेल में जाता है और रेड को बुलवाता है क्योंकि रेड ही एंडी का सबसे अच्छा दोस्त था। वह रेड से एंडी के बारे में पूछता है, लेकिन रेड कहता है कि मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। यह सुनकर जेलर को गुस्सा आ जाता है और वह यहाँ पड़े हुए छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों को इधर उधर फेंकने लगता है। तभी वह देखता है कि एक टुकड़ा दीवार पर लगे हुए पोस्टर के अंदर चला गया। जब वो लोग उस पोस्टर को हटाते हैं तो दंग रह जाते हैं। वहाँ पर एक बहुत बड़ी सुरंग थी जो पोस्टर से ढकी हुई थी। इसके बाद जेलर एक सर्च ऑपरेशन चलाता है। उन्हें एंडी के कुछ पुराने कपड़े और एक छोटी हथौड़ी के अलावा कुछ नहीं मिला। यह वही हथौड़ी थी जो उसने 20 साल पहले रेड से मंगवाई थी और इसी से वह पिछले 20 सालों से जेल की दीवार में सुरंग बना रहा था। सुरंग खोदने पर जो मिट्टी निकलती थी उसे वह अगले दिन जेल के ग्राउंड में बिखेर देता था। और जेल से भागने से पहले एंडी ने जेलर के ब्लैक मनी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लिए थे और उसकी तिजोरी में अपनी बाइबल रख दी थी। जेलर ने जो कपड़े और जूते उसे साफ करने के लिए दिए थे, एंडी ने उनको अपने पुराने कपड़ों के नीचे पहन लिया था। रात को सबके सो जाने के बाद वह अपने सेल से बाहर निकलता है और एक गटर के पाइप को तोड़कर उसके अंदर से रेंगते हुए जेल से बाहर आ जाता है। अगले दिन एंडी उन सभी बैंकों में जाता है जहां पर जेलर का पैसा होता है। दरअसल जिस काल्पनिक व्यक्ति के नाम पर उसने जेलर के पैसे बैंक में जमा कर रखे थे, एंडी वही काल्पनिक व्यक्ति बनकर बैंक में जाता है और उसके सारे पैसे जो कि करीब $3 मिलियन थे सबको निकाल लेता है और जेलर के खिलाफ जो सबूत उसके पास थे उन्हें वह प्रेस को भिजवा देता है, जिससे अगले दिन जेलर के करप्ट होने की खबर अखबार में छप जाती है। जब जेलर अपनी तिजोरी को खोलकर देखता है तो उसके अंदर एक बाइबल मिलती है जिसके पेजेस को हथौड़ी की शेप में काटा गया था। दरअसल इसी किताब में एंडी अपनी हथौड़ी को छुपा कर रखता था। अब जेलर को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आ जाती है, लेकिन इससे पहले कि पुलिस उसे पकड़ती वह अपने आप को गोली मार लेता है क्योंकि वह अपनी ही जेल में कैदी बनकर नहीं रहना चाहता था। कुछ साल बाद बूढ़े लाइब्रेरियन की तरह ही रेड की सजा को भी माफ कर दिया जाता है। उसे सरवाइव करने के लिए एक नौकरी और रहने के लिए एक अपार्टमेंट दिया जाता है। यह वही अपार्टमेंट होता है जिसमें बूढ़े लाइब्रेरियन ने खुद को खत्म कर लिया था। रेड का भी इस बाहर की दुनिया में मन नहीं लग रहा था। वह भी लाइब्रेरियन की तरह ही खुद को खत्म करने के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन तभी उसे एंडी से किया हुआ वादा याद आ जाता है और वह उस जगह पर जाता है जहाँ पर एंडी ने उसको जाने के लिए कहा था। एंडी के बताए अनुसार वहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ होता है और उस पेड़ के पास एक पत्थर की दीवार भी होती है। वह उस दीवार में से उस अलग से पत्थर को हटाता है और उसके नीचे उसे एक बॉक्स मिलता है। उस बॉक्स
उसके अंदर एक लिफाफा होता है जिसमें कुछ पैसे और एक लेटर होता है जो कि एंडी ने उसके लिए लिखा था। लेटर में एंडी ने लिखा था, क्या तुम्हें उस जगह का नाम याद है जिसके बारे में मैंने तुम्हें जेल में बताया था? तुम उस जगह पर आ जाओ, मैं वहां पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। इसके बाद रेड मैक्सिको के उस बीच पर पहुंच जाता है जिसके बारे में एंडी ने उसे बताया था। वहां पर एंडी उसे अपनी नाव की मरम्मत करता हुआ मिलता है। ये दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलता रहे।